गुड मॉर्निंग। आइए आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले न केवल एक राजनीतिज्ञ थे वरन एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, और इस बात का पता हमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उनके द्वारा जो बजट भाषण दिए जाते थे उससे पता लगता है। उनके बजट भाषणों में उनके आर्थिक विषय के बारे में बहुत गहरी समझ की झलक हमें मिलती है। गोपाल कृष्ण गोखले की आर्थिक विषय में इतनी अधिक जानकारी थी कि उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार भी कहा जाता था। तो आइए देखते हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार क्या क्या थे। पहला, भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय जनता की बढ़ती हुई गरीबी से अत्यधिक चिंतित थे और उन्होंने इस गरीबी का कारण यह बताया कि भारत में सैनिक व्यय बहुत अधिक है और साथ ही जो सिविल प्रशासन है, नागरिक प्रशासन है, उसमें यूरोपीय अधिकारियों को बहुत ज़्यादा वेतन दिया जाता था, और जबकि भारतीय जनता के कल्याण के लिए उतना काम नहीं हो पाता था। और उन्होंने सेलबाई आयोग के सामने भी गवाही देते समय ये कहा कि भारत का अन्य देशों की तुलना में सैनिक व्यय बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें कटौती करनी चाहिए। और कटौती के लिए उन्होंने जो सुझाव दिया वो है कि उन्होंने आरक्षित सेना की स्थापना करने पर बल दिया ताकि सैनिक व्यय में कमी हो सके, और उन्होंने कहा कि सेना में भारतीय अधिकारियों की ज़्यादा नियुक्ति की जाए, क्योंकि भारतीय अधिकारियों को अंग्रेज अधिकारियों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। और उन्होंने प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए भी कहा कि नागरिक सेवाओं में भी भारतीय लोगों को अधिक से अधिक भर्ती किया जाए ताकि भारत के प्रशासनिक व्यय में भी कमी की जा सके। दूसरा, उन्होंने भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने रेलों के विस्तार पर होने वाले व्यय का भी विरोध किया था। हालांकि वे रेलों के विस्तार को संचार व्यवस्था के लिए और अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए तो उपयुक्त मानते थे, लेकिन भारत में रेलों का विस्तार भारतीय लोगों की भलाई के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि भारतीय जनता के शोषण के लिए ही उनका उपयोग किया जाता था। क्योंकि भारत के गांव से अनाज और कच्चा माल बंदरगाह तक रेलों से पहुंचाया जाता था और वहां से विदेश भेजा जाता था, और विदेशों से फैंसी माल को भारत के गांव तक पहुंचाया जाता था, जिसे ऊंचे मूल्य पर वहां बेचा जाता था। तो इस आयात के नाम पर एक तो स्वदेशी जो उत्पादन होता था, स्वदेशी वस्तुओं का जो व्यापार था वो ठप हो गया, और दूसरा जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, जिसके कारण उनमें जो लोग नियोजित थे वो कृषि कार्य की ओर लौटने लग गए थे। तो इस प्रकार रेलों के द्वारा भारत में दोहरा शोषण किया जाता था। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में रेलों के विस्तार का विरोध किया था। तीसरा, मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आशंकाएं और
विरोध। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वतंत्र व्यापार या मुक्त व्यापार का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि मुक्त व्यापार के कारण भारत की सभी उद्योग धंधों का नाश हो रहा है, और क्योंकि मशीनीकरण के सामने भारतीय उद्योग धंधे टिक नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण देश की प्रगति में अवरोध हो रहा है। और लोग जो थोड़े बहुत कुटीर उद्योग धंधे, छोटे मोटे उद्योग धंधे में काम करते थे, और उनके नष्ट होने के कारण वे लोग वापस कृषि कार्य की ओर चले जा रहे हैं, खेती की ओर जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, और लोग अधिक से अधिक निर्धन या गरीब होते जा रहे हैं। तो गोखले ने इससे बचाव के लिए कहा कि भारत के उद्योग धंधों को संरक्षित किया जाना चाहिए। संरक्षण की जो नीति है उसमें हालांकि उन्होंने कहा कि सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संरक्षण की नीति को अपनाया जाना चाहिए, ताकि भारतीय उद्योगों को यूरोपीय उद्योगों के साथ अनियंत्रित प्रतियोगिता से बचाया जा सके, और ताकि आर्थिक साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो। हालांकि वे औद्योगिक नीति के पक्ष में तो थे, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र व्यापार और भारतीय उद्योगों के संरक्षण दोनों में सकारात्मक पक्षों का समावेश चाहा था। देखिए चौथा, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर उन्होंने बल दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने ग्रामीणों और विशेषतः किसानों की ऋणग्रस्तता से वे अधिक चिंतित थे। वे इस बात को भली भांति जानते थे कि कृषक लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों से ऋण लेते थे, और जो अपनी कृषि भूमि को गिरवी रखकर वो ऋण लेते थे, और ये सारी स्थिति उनके लिए प्राण लेवाई सिद्ध होती थी, क्योंकि वो ऋण को चुका नहीं पाते थे और ऋण के बोझ तले वो दबे रहते थे। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाला एक कानून बनाया था, जिसको लैंड एलिनेशन बिल कहा जाता है। गोखले ने इस बिल का विरोध किया था और सुझाव दिया कि सहकारी साख समितियां स्थापित की जाएं, ताकि कृषकों को महाजनों के चुंगल से मुक्त करके सहकारी साख समितियों से ऋण मिल सके और वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें और ऋण देने की संस्थागत व्यवस्था हो सके। साथ ही उन्होंने कृषि में सुधार पर भी बल दिया था, जिसमें उन्होंने उत्पादन की तकनीक में सुधार, उत्पादन कार्य हेतु बीज, खाद और सिंचाई के रूप में समुचित साधनों की व्यवस्था और उत्पादित माल के विक्रय की व्यवस्था आदि को किसानों के हितों के संदर्भ में करने की बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा कि भारत में कुटीर उद्योगों का नष्ट होना भी लोगों के लिए गरीबी का एक प्रमुख कारण है। तो उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए कुटीर उद्योग धंधों को वापस प्रोत्साहन देने की बात भी उन्होंने कही थी। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि जनता पर करों के भार को कम करने की बात भी उन्होंने कही थी। गोखले को यह भी पता था कि भारतीय जनता करों के बोझ के तले दबी हुई है, और उन्होंने इस बात के लिए सरकार की भी आलोचना की थी, क्योंकि करों में वृद्धि के कारण उपभोग की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही थी, जिसके कारण जनता के कष्ट भी बढ़ रहे थे। तो उन्होंने कर व्यवस्था में सुधार के लिए कई सुझाव भी दिए थे, जैसे अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतया माफी, आयकर की सीमा को बढ़ाना,
सूती वस्त्र पर उत्पादक शुल्क समाप्त करने की बात और नमक कर को समाप्त करने की बात उन्होंने की थी। नमक कर को तो उन्होंने पूर्णतः समाप्त करने की बात की थी। और साथ उन्होंने ये भी बल दिया कि प्रशासनिक व्यय को भी सीमित रखा जाना चाहिए और करों से प्राप्त जो धनराशि है उसका बड़ा भाग जन कल्याणकारी कार्यों में करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। अगला बिंदु है औद्योगिक विकास पर बल। गोपाल कृष्ण गोखले ने कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों की स्थापना के ऊपर भी बल दिया था। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में जो उपेक्षा हो रही है उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में पड़ने वाली है। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की थी कि वे अधिक से अधिक श्रम में अधिक से अधिक कुशलता लाने का प्रयास करें, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करें और भारतीय माल के लिए विदेशी मंडियां भी खोली जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि उद्योगों में भारत के जो मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि एक ओर तो बेरोजगारी से राहत मिल सकेगी और दूसरी ओर शिक्षित वर्ग को एक नई दिशा मिल सकेगी, जिसके कारण वो गरीबी से उबर जाएंगे। अगला बिंदु देखिए, वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुधारों पर भी उन्होंने बल दिया था। लोगों के कल्याण के जो कार्य थे उनका सारा भार प्रांतीय सरकारों पर था, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग केंद्रीय सरकार ही हड़प लेती थी, जो कि अनुचित स्थिति है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास भी पर्याप्त वित्तीय साधन रहें और प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिए जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लगानी जानी चाहिए, जैसे प्रांतीय बजट पर विचार करने की प्रथा निर्धारित हो, प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो। और उन्होंने कहा कि ये शर्तें पूर्ण होने के बाद ही प्रांतीय परिषदों को कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। गोखले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की भावना से किए जाने वाले सभी कार्यों की आलोचना करते थे। जब भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया था, तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा में परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक गोल्ड स्टैंडर्ड फंड स्थापित किया गया था। तो गोखले ने इसका भी 1907 के अपने बजट भाषण में विरोध किया था। और इसके अलावा गोखले का आग्रह था कि भारत सरकार की आय और व्यय के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए और वे इस पक्ष में थे कि आय का अधिक न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाए। और उन्होंने पूंजीवादी जो पद्धति थी उसको भारत में लागू करने का भी विरोध किया था। ये गोखले के राजनीतिक विचार हैं, आर्थिक विचार हैं।